बच्चे प्रश्न करें या मैं शुरू करूं? आप थोड़ा सा सर शुरू कर दें। फिर उसके बाद ये लोग सवाल जवाब करेंगे। हाँ? थोड़ा 5 मिनट आप एड्रेस कर दीजिए। एक तो मैं आज क्योंकि सभी लोग आ गए हैं तो सेमिनार के बारे में जानकारी देना जरूरी है। मैसेज तो जा चुका था और सेमिनार सभी को प्रेजेंट करना है और पीपीटी फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो उसकी जानकारी पहले दे दी जाए और फिर क्लास शुरू किया जाए। उस पर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए लोग सेमिनार के बारे में, है ना। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप सेमिनार के बारे में दे दें इन लोगों की, सेमिनार क्या करना और कैसे करना है। देखिए, आप लोगों ने इसके पहले भी सेमिनार जमा किए हैं, है ना, पहले सेमेस्टर में, और इस बार भी लगभग वैसे ही सेमिनार बनाने हैं। आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे पिछले बार हो गया था, तो जो अगर टॉपिक आप लोग खुद ही डिस्कस कर लीजिए क्लास के, है ना, और रिपीट ना हो। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है सेमिनार का टॉपिक सेलेक्ट करने में, तो आप लोग सर लोगों से पूछ सकते हो, है ना। अभी जब से लॉकडाउन है तो सब सारे सर लोग ऑनलाइन है, तो आप लोग किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है सेमिनार में तो वो कर लीजिए। और बाकी आपको पीपीटी भी बनाना है, तो जो बीए 4th में है, ये दिव्या, ओसीन और रसिका, वैशाली लोगों ने बहुत बढ़िया पीपीटी बना के भेजा है, ठीक है। तो आप इनका हम पीपीटी आपको भेज देंगे, तो आप लोग उसको चेक कर लो और उसके अनुसार WPS करके कोई एक वो होता है आपके प्ले स्टोर में जाके, उसको आप डाउनलोड कर लो और एक पीपीटी बना लो उसमें। तो पीपीटी बना के आप हम लोग को भेज दो, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि कोई दिक्कत होगी तो उसमें बता देंगे, तो बाकी उसमें करेक्शन करके आप उसको फाइनल कर लेना। उसका जरूर ध्यान रखना कि जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, रिपीट ना हो, मतलब टॉपिक रिपीट ना हो। जैसे यदि कोई एग्जांपल यदि हम लेते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ न्यूज, किसी दूसरे का इम्पैक्ट ऑफ न्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। सोर्स ऑफ न्यूज हो सकता है, ठीक है, इंट्रो हो सकता है, हेडलाइंस हो सकती है। तो आपके सेमिनार के लिए तो आम पेपर में एक पेपर में बहुत सारे टॉपिक बन सकते हैं। अब किसी तरह की दिक्कत हो तो आप बताइए, सो सर है पाठक सर, तो हम लोग सब हैं, उसका समाधान। सर असाइनमेंट के लिए पीपीटी अलग और सेमिनार के लिए पीपीटी अलग। हाँ, असाइनमेंट नहीं, सेमिनार का पीपीटी। तो सर अभी जो हम लोगों ने पीपीटी बना के दिया है उसी को प्रेजेंट कर दें सेमिनार के लिए। पीपीटी आप लोगों ने बनाना है ना, टॉपिक आपस में डिस्कशन हो जाएगा अपने टीचर से बात, रेफरेंसेस जरूर डालें, क्योंकि आ भी रहा किसी का रेफरेंसेस नहीं, जो वीडियो कॉपी है वो डाल दें अंत में कि कहाँ से ये सोर्सेस से हमने ये। जिसने मतलब सबमिट कर दिया, फिर उनके लिए क्या होगा सर? जैसे मैंने अपनी मतलब सेमिनार सबमिट कर दिया है। हाँ, तो आप लोग को मैं सबमिट कर दिया है ना, तो हार्ड कॉपी तो आपकी है, तो पीपीटी आप लोग बना के भेज दो। एक्चुअली जो मैंने सबमिट किया है तो मेरे तो फाइल बनी थी। नहीं भाई, हार्ड कॉपी तो ठीक है, नहीं जमा करना, हर पेपर पे एक बनाना है। मतलब सर मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने जो फाइल सबमिट की है ना, उसकी मतलब मेरे पास कॉपी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी नहीं रखी है। नहीं, टॉपिक क्या था तुम्हारा? देखना पड़ेगा, टॉपिक्स तो लिख के रखे हैं क्योंकि मैंने हैंड राइटिंग वर्क में करके दिए था वो। ठीक है ना, तो वो तुम्हारी पीपीटी बनवा देंगे, आप सब टॉपिक बता देना, है ना, टॉपिक के हिसाब से पीपीटी बन जाएगी आपकी।
और किसी को कोई दिक्कत? और कोई प्रश्न आप लोगों के दिमाग में है? मैं आगे शुरू करूं। सर मेरी पीपीटी भी बनी थी, मैंने फाइल बनाई थी। सर मैंने भी। और फाइल रखी हुई रूम पर। आप लोग बोल रहे हो, थोड़ा सा अपना नाम भी बताओ। और कोई प्रश्न आप दिमाग में है? श्याम बिहारी द्विवेदी सर। फाइल बनाई थी मैंने, पीपीटी नहीं बनाई थी। और मेरी मतलब जब मैं आया था तो करीब 3 दिन पहले मेरी 3-4 साल दी, मैंने बना ली थी लेटर में। तो तुम्हारा टॉपिक क्या था? सर मेरा टॉपिक था, उसमें भी सर देखना पड़ेगा, मैंने भेजी थी टॉपिक, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में थे सर पेपर, टीचर्स ऑफ पेपर, प्रिंटिंग पेपर। और एडवांस रिपोर्टिंग में था शायद मेरा स्पोर्ट जर्नलिज्म, जो मुझे संजीव सर ने बताया था। और सर 2 का शायद याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो तुम एक काम करना ना, तुम हमको फोन करना है, ठीक है? हम तुम्हारे चारों टॉपिक बनवा देंगे और उसी में से पीपीटी बनवा लेना, तो ठीक है? ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, हमारे क्लास के बच्चों ने जमा किया है, वैसे बना लेना। हार्ड कॉपी नहीं देना, लेकिन पीपीटी बना के या प्रेजेंट कर दो, पीपीटी और बना दो। पीपीटी के लिए अभी मेरे पास कोई साधन नहीं है ना। अच्छा, तो फिर इसके लिए तो मोबाइल पे बनाओ ना। मोबाइल पे ही हो जाता है सर। मोबाइल का कोशिश कर लूंगा मैं मोबाइल से। हाँ, कोशिश कर लेना, कोई दिक्कत हो तो हम लोगों मोबाइल से बात बहुत कर लेना। अच्छे से बनेगा। ओके ओके दीदी। ठीक है। ठीक है, ट्राई करूंगा दीदी मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल से जैसा तुम टाइपिंग करते हो उस तरीके से करना, ऑप्शन अपने आप आ जाएगा पीपीटी। ठीक है? ओके। प्ले स्टोर से पीपीटी आप वाले जो फॉर्म को डाउनलोड करोगे तो उसमें पीपीटी बनाने का सब कुछ है ना? जी सर। ओके। और किसी का प्रश्न है? सर जो भी प्रश्न करेगा तो प्लीज उनसे बोलिएगा कि वो अपना नाम बताते जाए, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम शो नहीं कर रहे हैं इसमें। हेलो, सबके हैं? यस मैम, सबके नाम शो कर रहे हैं इसमें। अच्छा, कोई और एडमिट हो रहा है क्या? क्या है पता नहीं, कोई लाइन पे तो नहीं है, एडमिट हो रहा है कोई? हाँ सर, जो भी आते जा रहा है मैं करते जा रहा हूँ एडमिट उनको। सबको मैसेज किए हैं। किसकी आईडी पे? माता की आपकी, हमारे पास की? सर की आईडी से है सर, लेकिन होस्ट मेरे को भी बना दिया है सर ने। अच्छा, अमरकांत जी की कैपेसिटी कितनी है? सर 40 मिनट। अमरकांत जी की कैपेसिटी कितनी है? 40 मिनट सर, 40 मिनट। कितने लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं? 1000 सर, 50 लोग हैं शायद। 1000 का है। 1000 सर 100 तक है सर इसकी। ठीक सर, अब ये भी पेड होने वाला है कुछ समय बाद, क्योंकि ये 45 मिनट तक रहता है सर, 45 मिनट तक रहता है सर। नहीं, ये पेड होने वाला है। आप लोगों का कोई प्रश्न है? बीए सेकंड वालों का कोई प्रश्न है? सर एनजीटी दीदी को कनेक्ट करिए ना सर, उनका मैसेज आ रहा है। इस सेकंड का कोई प्रश्न है क्या? बीए सेकंड वाले मैं डेवलपमेंट कंप्लीशन शुरू करूं? किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? जी शुरू करिए आप। डॉक्टर संजीव जी। हाँ सर।
मैंने कहा कि मैं और उनका कोई प्रश्न है क्या किसी का? BA सेकंड और BA फर्स्ट। मैं शुरू करूं? ये तो विकास संजय है, लेकिन नहीं आ रही है। आप लोग BA सेकंड वाले कोई सवाल हो आप लोगों का तो नहीं है सर। कोई सेकंड वाला कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। हाँ, नहीं है सर, कोई सवाल क्वेरी नहीं। हो क्योंकि आपके शिक्षक बैठे हुए हैं, शैलेश जी हैं, डॉक्टर मोनिका जी हैं, हम हैं, डॉक्टर संजीव जी हैं। सर हर नहीं सब्जेक्ट पे सर। सेमिनार बनाना है। बेटा सर हर सब्जेक्ट पे सेमिनार बनाना है। बोला सर दिख गया। कौन और किसी का BA सेकंड में किसी का प्रश्न है? नहीं है सर। कोई प्रश्न नहीं है। सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर नहीं। डॉक्टर संजीव जी फिर मैं शुरू करूं? हाँ सर शुरू करिए। हेलो, विकास संचार जो मैंने कल कहा था, कल मैं शुरू करूं फिर विकास संचार? हाँ जी सर शुरू। जी पूछ ले लो। हम लगे हैं। अरे किसी घर की एक्स्ट्रा आवाज आ रही है, अपना माइक बंद कर दो। बच्चों की आवाज आ रही है। जिसके भी घर की आवाज आ रही है, अपना माइक को म्यूट कर दो। अमर, हाँ माइक म्यूट कर लो। अमरकांत भैया आप होस्ट हो, आपको आवाज पता चल जाएगी ना उसमें लैपटॉप में, आप ही ऑफ कर दो वहीं से। हाँ सर बोलिए सर, शुरू कर दीजिए सर क्लास आप तो शुरू करिए। शुरू करें? जी सर। जी अच्छा, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको क्लास के बाद कुछ क्वेरी किया करें, प्रश्न पूछना तो पूछ लिया करें, वो अच्छा रहेगा, इंटरेक्शन हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है? यस सर। जैसा मैंने कल डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में बोला था, वॉइस क्लियर नहीं होता तो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है? देखिए, संचार का विकास और विकास संचार दोनों में बहुत अंतर है। जब हम संचार की विकास की बात करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन से लेकर आज सोशल मीडिया तक की कम्युनिकेशन की बात करते हैं। लेकिन विकास संचार की बात करते हैं तो समाज के सभी वर्गों की विकास की बातों, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, उनकी विकास की बातों का जो हम संदेश ये आवाज नहीं आ रही तो डिस्कनेक्ट हो गया सर। आवाज नहीं आ रही। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कनेक्ट हो रहे हैं सर। अमरकांत भैया वो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन चालू करो ना। ऑन है रिकॉर्डिंग है ना, ऑन है रिकॉर्डिंग चल रही है सर का, देखो तो। अरे मोदी सर को जोड़ो भाई। विकास संदेश को समाज में जिससे समाज के चाहे बच्चे हों, चाहे गरीब हो, चाहे हो, उनके जीवन में परिवर्तन आता है। उस संदेश को करने के संचार कहलाता है। संचार की
सर वॉइस क्रैक हो रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उसमें सर डिस्कनेक्ट होके फिर कनेक्ट होगी। की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे ग्रामीण की बात करें, चाहे पंचायत की बात करें, चाहे राजनीतिक उत्थान या उनके अधिकारों की बात करें, या सामाजिक विकास की बात करें, ये सब विकास की बातें जो सूप में पहुंचती है वो विकास संचार। जहां तक विकास संचार की बातें आती है तो आपको कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। उस उदाहरण के द्वारा आप बेहतर समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि संदेश तक बालिका या बेटियों की शिक्षा की बात या स्कूल में हम सबको भेजेंगे, आंगनबाड़ी मुन्ना के लिए और स्कूल बेटी के लिए, या वहाँ मध्याह्न भोजन के साथ साथ शिक्षा का भी अधिकार मिल रहा है। ये सब बातें कहाँ से आ रही है? ये विकास की बातें है कि समाज का हर तबका, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको विकास की बात तो उनकी जीवन में परिवर्तन की बातें होती है। यह विकास संचार का एक अंग होता है। इसके साथ ही साथ जब हम विकास संचार की बातें करते हैं तो जैसे मैंने स्वास्थ्य की बातें कही, एक छोटा सा उदाहरण देख लें आप। अभी कोविड-19 का मामला चल रहा है। आप देखिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो और चाहे सोशल मीडिया हो, आज लोगों को इतना ज्यादा जागरूक कर दिया है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को स्वयं अपनाने लगे, मास्क खुद पहनने लगे, चाहे वो पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, जो भी है समाज का हर तबके के अंदर ये बातें आने लगी हैं कि इस रोग से छुटकारा पाने के लिए ये चीजें हम यदि अपनाएंगे तो शायद इस रोग से हम दूर हो जाए। बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, मास्क पहनना, ये जो चीजें हैं, ये चीजें एक तरह से कहीं ना कहीं एक विकास की बातें आ रही, एक अपने अंदर जागरूक करने की बातें आ रही कि हम समाज पर जैसे मतलब स्वास्थ्य का पक्ष आता है, ये स्वास्थ्य का पक्ष है, और जैसे कोई बीमार होता है या जो भी है तो वो क्षति जो है राष्ट्रीय क्षति होती है, आर्थिक रूप। यही नहीं, कई और पहलुओं को मैं यहाँ बताऊं। हम ग्रामीण विकास की बातें करते हैं, ग्रामीण विकासों के पक्ष आती है, रोजगार की बातें आती है, गांव के रोजगार की बातें आती है, गांव में कौन कौन से रोजगार उपलब्ध है और उन ग्रामीण जनों के जीवन में सुधार कैसे हो। कृषि के संबंध में होता है कि कृषि के लिए हम किस तकनीक का इस्तेमाल कर अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, उन खेतियों का उपयोग करें जो ज्यादा से ज्यादा लाभप्रद हो। यही नहीं, हम उन तकनीकों की बात करते हैं जिस तकनीक के माध्यम से विकास की बातें हो सकती, चाहे हम सीवर की बातें करें। आप देखिए, आपके शहर में निरंतर विकास होता रहता है, सड़कें मतलब वो बनाई जाती हैं, सड़कें बनाने के साथ साथ उसका सीवर लाइन विकसित है, उसके जीवन स्तर में सुधार की बातें आती है। मैंने कहा कि एक एडवर्टीजमेंट आया था, उसमें अमिताभ बच्चन का संदेश था, और संदेश से जोड़कर, भले वो न्यूज सही थी या गलत थी उसको हमको नहीं जानकारी है, लेकिन यह दिया गया था कि मक्खियों के द्वारा भी कोविड फैलता है और मक्खियां किस जगह बैठती है, ये चीजें। और दूसरी तरफ वहां अमिताभ बच्चन द्वारा एक संदेश दिया जा रहा था कि आप खुले में शौच करने न जाए, वहां भी विकास की बातें की जा रही है। और ये कहीं न कहीं हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को अवेयरनेस करने की बात है। तो ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन बात है। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बातें आती हैं, इसके विचार अलग अलग हैं। यहाँ कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें,
चाहे हम बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात करें, चाहे हम लोहिया की बात करें, चाहे हम मनमोहन सिंह की बात करें या जयप्रकाश नारायण की बात करें, हर किसी की अलग अलग विचारधारा और विकास की विचारधारा। जहां हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो हम पंचायत की बातें करते हैं। आप देखिए कि पंचायत राज जो आया वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित था और उनका ये था कि देश का विकास यदि है तो गांवों से विकास है। हम गांव से शहरों के ऊपर विकास करेंगे। शहरीकरण से हम विकसित नहीं हो सकते। जब हम गांव के विकास की बातें करेंगे, गांव को सशक्त करेंगे, संपन्न करेंगे, गांव में हम उन सुविधाओं को पाएंगे और गांव के उत्पाद को शहरों की तरफ ले जाएंगे, एक रोजगार का अवसर देंगे, तो आप विकास की बातें। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। गांव में कुल्हड़ का प्रयोग होता है, बहुत सारे लोग जानते हैं, और वह एक स्वरोजगार होता है। एक समाज का, गांव का एक तबका होता है जो उस कार्य को करता है, कुल्हड़ बनाता और बाजार में बेचता है। धीरे धीरे उस कारोबार ने लोगों को प्लास्टिक की जगह लेना शुरू कर दिया। प्लास्टिक क्या और राष्ट्रीय कंपनियां लगाने लगी। उसके बाद उनके कारोबार धीरे धीरे खत्म होने लगे, वह मजदूर के दिल में आ गए, मजदूर बनने लगे। अब उनका विकास होगा। अब बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बढ़िया ढंग का मट्टी के बने हुए बर्तन ला रहे हैं और लोग उसे कुल्हड़ में बैठ के चाय पी रहे हैं। एक स्वरूप बदला। तो गांधी जी का जो सिद्धांत था विकास का, वो ये सिद्धांत था कि हम ग्राम विकास की बात करें, पंचायत विकास की बात करें और पंचायत और ग्राम विकास से राष्ट्र के उत्थान की बात करें। लेकिन वही जब हम नेहरू इनकी बातों पर आते हैं, मनमोहन सिंह की बात, ये देखिए उस दौर में वैश्वीकरण की बात है। देखिए दो सिद्धांतों को मैं बताता हूँ, फिर बाकी हम और चर्चाएं आगे। वहाँ वो जब विकास के सिद्धांत की बात करते थे तो उनका ये कहना था साहब, हम शहरीकरण, औद्योगिकरण के माध्यम से हम राष्ट्र के विकास की बातें करेंगे। मतलब वहाँ जो एक पक्ष आया उभर के कि हम लोगों का विकास कहाँ से करेंगे, जब हम देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करेंगे, उनका निवेश होगा और देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और देश संपन्न बनता चलेगा। ये उनका नजरिया। और उन नजरियों के चलते देश में वैश्वीकरण आया 92 में। हाँ, और एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत सारी हैं, एक परिवर्तन भी है और हमारे यहाँ जो है लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले और विदेशी मुद्रा का भंडार भी हुआ। लेकिन दूसरा पक्ष वहां आता है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले एक अखबार में छपा हुआ था कि शहरीकरण ने ले लिए मध्य प्रदेश में 511 गांव। मतलब चीजें हैं और पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण से हम शहरीकरण चले गए, समस्याएं हमारे सामने आई, पर्यावरण प्रदूषण या अन्य चीजों। तो यहाँ जो विकास की बातें करते हैं, विकास जब की बातें कर रहे हैं तो विकास की बातों में हमें सभी पहलुओं को जाना पड़ेगा कि यदि हमने पर्यावरण प्रदूषण की बात की तो पर्यावरण प्रदूषण से क्या क्या परेशानियां लोगों के समक्ष आने की उम्मीद। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक अपनी टिप्पणी की कि इस लॉकडाउन के चलते हमने अपने मतलब घर के सामने मोड़ पे हमने तारे देखे, एक सुहाना दिल्ली देखा। वो इसलिए था क्योंकि एक प्रदूषित दिल्ली देखा गया और उस प्रदूषित में कितनी लोगों को कौन कौन सी गंभीर बीमारियां होती थी, इसके दुष्परिणाम भी थे। तो विकास संचार जब भी हम करते हैं, विकास
तो इन पहलुओं को भी हमें लेना पड़ता है। जब गांधी जी की बात आई तो गांधी जी ने इसी बात को लिया कि हमें शहरीकरण न करके हमें गांव के विकास के माध्यम से शहर का विकास करना है ना। तो वो बातें वहां थी और मनमोहन सिंह ने कहा कि नहीं साहब, हमें औद्योगिकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण के माध्यम से राष्ट्र के विकास की बातें, जैसे हमें विदेशी मुद्राओं का भंडार हमारे हो और आर्थिक संपन्न बातें स्पष्ट हुई। अब बात आती है, इसके अलावा मैंने कहा बहुत सारे सिद्धांत थे, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत थे। उन्होंने कहा कि जो समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, उनके विकास से समाज का विकास होगा। और उन्होंने कुछ देश को वहां लगाया, समाज का वो तबका जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, आज निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। समाजवाद का सिद्धांत जो लोहिया का था, ये जयप्रकाश नारायण जी का, वहाँ ये समाज के लेके चलने की बात, कोई भेदभाव नहीं। तो विकास के अलग अलग सिद्धांत बनते चले गए। सबका एक ही उद्देश्य था कि हमें समाज के सभी वर्गों विकास करना और सभी को समाज के मुख्य धारा में शामिल करना। बात ये स्पष्ट हो गई? हेलो, आप लोग भी करना है इस पर? यस सर। कोई प्रश्न करना आप लोगों को? हेलो, करना आप लोगों को? हेलो जी सर, जी सर। हेलो, हेलो, आप लोगों को तो सर क्वेश्चन सर मेरा एक, किसका क्वेश्चन है? हेलो, एक बार हाथ उठा लो, हाँ। उसका माइक ऑन कर दूंगा। श्याम बिहारी हाँ। द्विवेदी जी। हाँ बोलो बोलो। माइक ऑन है सर? हाँ बोलो बोलो। कौन है मेरा? सर जैसे आपने बताया सर, जैसे कि बताया कि कोरोना वायरस मक्खियों द्वारा भी फैला जाता है। अमिताभ बच्चन ने सर एक एडवर्टाइजमेंट में बताया था कि कोरोना वायरस मक्खियों। हेलो, हाँ सर बोले। अमिताभ बच्चन ने बताया था, अमिताभ बच्चन ने बताया था कि कोरोना वायरस मक्खियों द्वारा भी फैल सकता है। तो उसके लिए सर लोगों को खुले में शौच नहीं करना चाहिए। नहीं, देखिए तो एक्चुअली क्या अमिताभ बच्चन ने जो एडवर्टाइजमेंट किया था स्वच्छता को लेकर, मैं आपको प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। स्वच्छता को लेकर एक उनका विज्ञापन लगातार अभियान चला। हाँ, उस अभियान में लोगों से ये कहा गया था कि आप खुले में शौच न करें। सर उनका अभियान सही था, लेकिन सर उनका अभियान सही था, लेकिन सर हम घर पर बैठकर लोगों को कैसे जागरूक करेंगे कि खुले में शौच ना करें? उनके लिए सर साधन क्या उपलब्ध कराएंगे? गवर्नमेंट दे तो रही है बनाकर। देखिए ऐसा है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना दी हैं कि आपके लिए शौचालय के लिए। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको जानकारी दे दूं कि चुनाव के दौरान मुझे बहुत सारे गांवों में घूमने का मौका मिला विधानसभा चुनाव में, और बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिली। एक आपकी के जिले से सटा हुआ एक मामला था, आदिवासी गांव था, जहां उनको पैसा तो मिला, उस पैसे का उन्होंने क्या उपयोग किया यहाँ मैं जानकारी इसको नहीं दे सकता हूँ। जब मैंने उनसे पूछा बीएलओ से, तो बीएलओ ने बड़े बड़े शब्दों में बताया कि ये इन्होंने कर डाला है, इसके दूसरी किस्त तक नहीं मिली, क्योंकि पहली किस्त में तब दिया जाएगा जबकि ये प्लेन तक ये कर लेंगे। उसमें शौचालय का भी पैसा रहता था। हाँ, और उसका उपयोग उन्होंने दूसरे रूप में कर लिया, तो इनका काम अधूरा रह गया। कि ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे कि लोगों को पैसा मिला, उसमें कुछ राशि जमा करनी, कुछ नहीं जमा करनी है, तो लोगों ने उसका उपयोग दूसरे रूप में कर लिया, और वो जो पहले था उसी सिस्टम को अपनाना पसंद किया।
खुले में जाना, और ये सर दिक्कतें हैं। तो सर जैसे सर सामाजिक शौचालय जागरूकता, देखिए सामाजिक जागरूकता का पक्ष आता है ना, एक जी कई इसमें दृष्टिकोण, एक ही दृष्टिकोण से आप मत जाए। मैंने जी कहा पर्यावरण एक पक्ष है, बहुत बड़ा पक्ष है ना। खुले में शौच जाना से समस्याएं बहुत सारी आएंगी, है ना। सर समस्याओं के साथ बीमारियां भी फैलेंगी बहुत। इसीलिए मैंने कहा कि वो जो कोरोना उससे जुड़ा नहीं हुआ था, बाद में उसकी व्याख्या हुई ने कहा, लेकिन दूसरा पक्ष उसका है कि वो एक जागरूकता की बातें थी कि यदि आप नहीं रहे तो इस तरह की बीमारी आपको फैल सकती है, ठीक है। तो सफाई करना जरूरी है, ये बातें थी। सर ओके और सर, कोई थैंक प्रश्न? यू। सर सिर्फ 1.5 मिनट बचे हैं अभी। अगर मान लो क्लास बंद हो जाती है अभी, तो दोबारा सर की आईडी से लॉगिन कर हाँ। लेंगे सभी अभी, क्योंकि सिर्फ किसमें? इसमें सर जो अभी वीडियो मीटिंग चल रही है अपनी, इसमें सिर्फ 1.5 मिनट बचे हुए हैं। 40 मिनट का टाइमिंग मिलता है सर की जिस आईडी से पहले पढ़ते थे वही। हाँ, अभी जिससे कर रहे हैं उसी आईडी से फिर से लॉगिन कर लेना, संजीव सर की आईडी से। ओके ओके। हाँ, 1 मिनट बचा सर। हाँ सर बोलिए। वही जो शैलेश सर ने भी शेयर किया ना ग्रुप में, हाँ इसमें फिर से कर लेना। हाँ सर बोलिए आप। और किसी को कुछ और पूछना हो? कोई प्रश्न आप लोगों का है? बेहतर तो ये होगा कि आप लोग अपने टॉपिक की डिमांड करो कि थोड़ी हमको तैयारी सर करो पढ़ना आप है। लोग। हाँ, कि सर हमको कल ये पढ़ना है, तो उसके हिसाब से जैसे हम लोग 3-4 लोग हैं तो और सब इसीलिए मैंने कहा कि ये ओपन डिस्कशन है, आप अपने क्वेश्चन तैयार करें और उसका जवाब मैं दूं। हेलो। हाँ जी सर। और उसका फायदा मिलेगा। ओके सर व्हाट्सएप ग्रुप में हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो उसके हिसाब से कल की क्लास हो जाएगी। जी बेटा, बहुत सर मेरा नाम रोहित राठौर है और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अधिकांश जो मीडिया है वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है और रिपोर्टिंग करने से बच रहा है सर, तो गवर्नमेंट ये कोरोना में फैसिलिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है? हेलो। हाँ बोले रोहित, बोले क्या सवाल है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अधिकांश मीडिया अपनी जिम्मेदारी से बच क्यों रही है, मतलब इसमें कोरोना की जो रिपोर्टिंग करना चाहिए वो नहीं हो रही है और इसमें गवर्नमेंट क्या आवाज कट रही है, बट वो नहीं कर रही है। रोहित जी आपकी आवाज ब्रेक। क्या प्रश्न है? आवाज नहीं आ रहा। इनका सवाल ये है सर कि मीडिया जो है कोरोना की रिपोर्टिंग से बच रही है, तो रोहित ये बताओ आप कि किस तरह से रिपोर्टिंग होना चाहिए, क्या क्या चीजों की कमी आपको समझ में आ रही है? सर कमी ऐसी आई है कि मतलब पूछा जा रहा है जो पॉइंट है हॉट स्पॉट है वहाँ पे लोगों को जागरूक करने का काम मीडिया के द्वारा ही एक सोशल डिस्टेंसिंग या जिसको बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो उसके लिए मीडिया सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि हर जगह पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य का टीम नहीं जा सकती है, तो मीडिया के माध्यम से ही घर बैठे लोगों को जानकारी मिल सकती है। तो उसके लिए जो मीडिया है, जो एक्टिव मीडिया जिनको कहा जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, रिपोर्टर वर्किंग पे नहीं आ रहे हैं, वो भी डर रहे हैं कोरोना जैसी महामारी से, तो उसके लिए गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही है? सर M95 मार्क्स होना चाहिए मीडिया वालों के पास भी। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि मीडिया, आपको पता है कि मीडिया कोई गवर्नमेंट का तो है नहीं, है ना, मीडिया प्राइवेट है। तो जो चैनल के जो मालिक हैं या जो अखबार के जो मालिक हैं ना, उन्होंने साफ बोल दिया है कि आप रिपोर्टिंग करिए, लेकिन बड़ी सावधानी से करिए। आपने देखा होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिल्ली वगैरह में क्या हुआ था कि जो जैसे माइक आईडी अपन लगाते हैं ना, तो उससे भी संक्रमण होता है, ठीक है। तो उन्होंने ये किया था कि एक लंबी राड में एक डंडे में माइक आईडी लगा के इंटरव्यू कुछ दिन लिए वहां पे पत्रकारों ने, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी चैनल के जो मालिक हैं उन्होंने साफ बोल दिया है कि बहुत ही इमरजेंसी यदि कुछ हो तो आप निकलिए और रिपोर्टिंग करिए, बाकी बेवजह में आप बहुत परेशान होइए, क्योंकि जो खबरें हैं वो आजकल सोशल मीडिया से आ रही हैं,
कलेक्टर की ब्रीफिंग रोज आ रही है, दिन में 2 बार, आप कलेक्टर की ब्रीफिंग ले लीजिए। बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप से खबरें मिल रही है, तो मीडिया वाला क्यों रिपोर्ट करेगा, गली गली घूमेगा और सारी खबरें इकट्ठी करेगा? अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसका तो जिम्मेदार नहीं है कोई। अखबार का जो मालिक है या चैनल का मालिक है वो उसका कोई बीमा तो करता नहीं है। तो ये चीज आप भी समझ सकते हैं कि मीडिया जो है स्वतंत्र निजी क्षेत्र में है ना। जैसे दूरदर्शन का यदि कोई कवरेज करने जाएगा तो उसका तो बीमा होगा। सर बट सरकार की तरफ से M95 मार्क्स है, फिर एंटीबायोटिक है। नहीं देखिए, ये M95 मार्क्स जो है आम जनता के लिए नहीं है। आम जनता के लिए कहा गया आप सुरक्षा के लिए रखें और एक घर का बना हुआ मास्क पहने। जब ये मीडिया तो M95 डॉक्टर या जो पैरामेडिकल या जो जुड़े हुए हैं लोग, पुलिस प्रशासन और सफाई कर्मी हो, इन लोगों के लिए जी, जो मतलब मीडिया के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, लेकिन अब अवेलेबल उस समय मीडिया कर्मी हमारे हैं, वो पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। तो सर एक घटनाई और देखने को आई है जी सर, एक कठिनाई और देखने को आई है कि जो मीडिया कर्मी ऑन फील्ड पे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक या इम्यूनिटी पावर गेन करने के लिए सरकार की तरफ से या जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मेडिसिन या ये टेस्ट वगैरह मतलब प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं सर। और जबकि सबसे ज्यादा संपर्क में वही लोग रह रहे हैं। सरकार ने मीडिया कर्मियों के लिए इंश्योरेंस की बातें की हैं, बातें आई हैं इंश्योरेंस की, जो सामाजिक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं मीडिया वाले के लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण सरकार ने बनाया है और कहा है कि हम पूरी सुविधा प्रदान करेंगे। मेडिक्लेम दे रहे हैं सर मीडिया वालों को जी, मेडिक्लेम दे रहे हैं मीडिया वालों को, मेडिक्लेम दे रहे हैं। ये वही मैंने कहा कि भैया बता रहे थे। जी सर। हाँ तो ये नहीं अभी तो क्या है, यदि आपको किसी को भी कोई लक्षण होगा ना, तो आजकल सोशल मीडिया में इतने सारे नंबर दे दिए हैं, आप एक फोन करिए ना, गाड़ी घर पे आ जाएगी आपके, अगर आपको कोई खतरा है। बिना वजह अगर आप अपनी जांच कराओगे, बिना वजह आप विक्टोरिया जाओगे, मेडिकल जाओगे, है ना, तो आप तो खुद संक्रमित होगे ना। तो ये इस समय मीडिया क्या है, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट हो तो वो यदि फोन करेगा तो 1 घंटे के अंदर वो उसके यहाँ टीम पहुंच जाएगी। तो अभी तो मेरे ख्याल से सब कर रहे हैं, है ना, और मीडिया वाले खुद अलर्ट होके काम कर रहे हैं। बहुत इमरजेंसी रह रही है तभी जा रहे हैं वो। अनावश्यक आप जो क्वारंटाइन एरिया जो बनाया गया है कंटेनमेंट वाला, अनावश्यक आप वहां जाओगे और रिपोर्टिंग करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना। फिर वो जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला दिया जा रहा है वो तो फेल हो जाएगा। और आपको मालूम है कि मीडिया में भी बहुत सारे लोग किस तरह से काम करते हैं। कोई अपने घर का काम करने जा रहा है, कोई यहाँ घूमने जा रहा है, वो अपना कार्ड दिखा के उसका मिसयूज कर रहा है। तो जो एक्चुअल रिपोर्टिंग है ना, वो कम लोग कर रहे हैं, और वो जितनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो तभी सी आ रही है, वो भी उनसे संतुष्ट करेंगे। आप जो खबर दे रहे हो ठीक है। बोलो आकाश, तुमने भी हाथ ऊपर किया। और कोई किसी के मन में कोई प्रश्न है? रिपोर्टिंग, एडिटिंग, लॉ, हिस्ट्री। सर हॉटस्पॉट एरिया में फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल फैसिलिटीज नहीं है सर। देखो बेटा, ये दिक्कत है क्योंकि वो सील कर दिया गया है एक तरह से, और वो 14 दिन तक नहीं देंगे। वो 14 दिन के बाद ही कुछ सुविधाएं होंगी। नहीं सर, बट बहुत सारे लोग सर गली गली से निकल के इधर उधर घूम रहे हैं। वो उतना अब हो देखो रहा बेटा, है, एक चीज बताऊं, वो चीज गलत है सर। मीडिया जागरूक कर रही है, लोगों को दिखाती है कि देखिए क्या पनिशमेंट, मुर्गा बना दिया जाता है, मुर्गा बनाकर दौड़ाया जाता है, सब कुछ किया जाता है, हम समाज के अपराधी ये बताया जाता है, दुश्मन है। उसके बावजूद भी लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। डर नहीं है सर, किसी में डर नहीं है। नहीं, डर इसलिए नहीं है क्योंकि केस कम है ना, केस कम है इसलिए डर नहीं है।
अगर केस ज्यादा होते इंदौर भोपाल जैसी स्थिति होती ना, तो वहाँ के लोगों को पता है, प्रशासन को पता है कि किस तरह से कर्फ्यू लगाना है। फिर तो अगर स्थिति ज्यादा गंभीर लगेगी प्रशासन को ना, तो वो तो घर के बाहर ताला लगाने वाली स्थिति हो जाएगी, है ना। तो अभी स्थिति इसलिए प्रशासन थोड़ा ढील दे रहा है क्योंकि केस कम है अपने यहाँ। सर सराफा से रोज एक नया केस तो आ रहा है सर, रोज नया, रोज। हाँ, केवल सराफा में है, सराफा ही में भर है कंटेनमेंट एरिया उनका, जो सराफा का 2-3 किलोमीटर का एरिया है। अब लोगों की फितरत को आप नहीं बदल सकते। सर केस तो हमारे यहाँ पर भी है ना सर, पर हमारे यहाँ घूम रहे हैं। कहाँ पे? सर राजन। हाँ, तो गुहा साहब का घर वही है। हाँ सर, गुहा जी का घर वही है ना, इनके घर में। सर वो कार्रवाई तो करता है, लेकिन अब लोग नहीं मानेंगे तो क्या करेगा। बिल्कुल नहीं मान रहे सर, बिल्कुल नहीं। दूध वाले आ रहे हैं, सब्जी वाले आ रहे हैं, बस वो मेन एंट्रेंस से नहीं आ रहे हैं, कहीं पीछे से आ रहे हैं, पर आ रहे हैं। हाँ, ये बात तो हो रही है। अभी तो मेरे को तो लग रहा है अभी 15 मई के बाद जो है ना, अब सरकार बोलेगी कि अब आपको जो करना है करो, क्योंकि अब हम इतना ज्यादा लॉकडाउन नहीं कर पाएंगे, तो फिर स्थिति वही हो जाएगी। फिर जो थर्ड स्टेज वाली जो स्थिति कहेगी वो हो जाएगी। सर लॉकडाउन खोलने के बाद भी तो स्थिति वैसी रहेगी, पूरी तरह से थोड़ी ना सुधरेगी सर। नहीं, पूरी तरह से तो खोलने नहीं देगी, लेकिन अब सरकार अभी नहीं कर सकती ना आपको। वही आप सर दूसरी चीज ये कि सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में किट भी नहीं है चेक करने के लिए। ये तो मतलब सर टोटली फिर बढ़ेगा ही। सर एक्चुअल बात ऑलरेडी सर हो ही रही है। बहुत सी लैब है जो अभी बंद पड़ी हुई है। सर एक रिपोर्ट के अनुसार अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो आज इंडिया में 8 लाख केस हो गए होते। भैया आधा इंडिया समाप्त हो गया होता मेरे हिसाब से। आप सही स्वास्थ्य मंत्रालय से आई थी ये बात, स्वास्थ्य मंत्रालय से दिया गया था कि 8 लाख केस हो गए होते। कारण काफी रोक हुआ है। ये बात स्वास्थ्य मंत्रालय से आई थी। इंडिया ने जो अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी है, उसके अगेंस्ट में उन्होंने उससे किट भी मांगी है यूएस से। चाइना ने भी तो दी है किट ना, 6.5 लाख किट दी है। इसके बाद सर उसका नहीं पता, पर यूएस से उसने इंपोर्ट करवाई हैं। हाँ तो खैर आ रही हैं। और सर बात डर की नहीं है, सर बात डर की नहीं है, कोरोना से डरने की वाली बात नहीं है सर, तो बात है समझदारी की। कोरोना से बचना है, डरना नहीं है। अगर सर यही लोग समझदार हो गए होते तो स्वच्छता अभियान नहीं चलाना पड़ता सर। हाँ, इसलिए वो चला है ना स्लोगन, जो डर गया वो बच गया। बनाना है आपको सामाजिक दूरी, और घर पे रहना है। इतने 2 साल से सर स्वच्छता अभियान नहीं समझ पाए सर जो लोग, उनको 2 महीने का कोरोना का ये लॉकडाउन कैसे समझ में आएगा। ऑनलाइन पढ़ना है। जो डर गया वही बच गया, जो डरेगा वही घर पे रहेगा ना। हाँ हाँ। सर मेरा नाम रोहित राठौर है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो सरकार ने जो इतने सारे सिक्योरिटी कैमरे लगा के रखे हैं रोड पे, चौराहे पे, सारी जगह पब्लिक प्लेस पे लगाए हुए हैं, तो क्या वो मीडिया के लिए स्वतंत्र नहीं कर सकते क्या? मीडिया के लिए कि मीडिया उससे कवरेज कर सके, मीडिया के लिए इंडिपेंडेंट कर दें, उससे कुछ मीडिया सुरक्षा कर्मी सेफ रहेंगे। वो वाले कैमरे थोड़ी यूज होते हैं, वो तो वो वाले कैमरे होंगे ना, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होती, आवाज नहीं होती, वॉइस नहीं होती ना उसकी। तो सीसीटीवी कैमरे लगे ना जी, उसमें वॉइस नहीं होती। सर प्रिंट मीडिया के लिए तो नहीं, देखिए जब कोई बड़ी घटना होती है ना तो वो वाले कैमरे के फुटेज चलते तो हैं। जैसे ये तुम्हारा हुआ था, ये मानतलिया में जो मर्डर हुआ धर्मेंद्र सोनकर, तो सर वो तो पर्सनल सीसीटीवी था, वो तो गवर्नमेंट का नहीं था। वो नहीं, अब कहीं भी लगे हो, लेकिन अब और कैसे, मतलब उससे मिलेगा क्या फायदा, क्या होगा सर? उससे ये फायदा होगा कि मीडिया वालों की फील्ड की जो जॉब है वो सिक्योर हो जाएगी सर, वो कम से कम बाहर निकलेंगे तो वो भी सेफ रहेंगे। आज हम भी सर मीडिया पता चल जाए कहाँ पे क्या हो रहा है। सही बोल रहे हो, ये बिल्कुल बहुत अच्छा। कैमरे तो चौराहे और मेन रोड पे लगे, गली में कहीं कुछ हो रहा है तो कैसे पता चलेगा?
हाँ वही गली में कुछ होगा तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि गली में जब तक हम निकलेंगे, जैसे सराफर जितने केस आ रहे हैं वो हाँ। मेन रोड थोड़ी ना अंदर से ही आ रहे हैं, वहाँ भी कवरिंग करना होगा तो जाना पड़ेगा। कोई मीडिया मेन रोड और पब्लिक वैसे भी नहीं निकलती, अंदर जो भी ये कॉलोनी वगैरह रहती है वहाँ पे ही निकल रही है। भैया मेरे घर के पीछे वहाँ 100 follow नहीं हो मीटर रही दूर है। है केस, पॉजिटिव केस। दूर रहो आप। अरे तो भैया आपके यहाँ पॉजिटिव केस है तो कंप्लेन करो ना, यहाँ क्या बता रहे हो? नहीं वो तो मोहनलाल अरे मोहनलाल पहलवान। आप भी एक भावी पत्रकार हो, आप भी रिपोर्टिंग कर सकते हो घर में बैठकर। नहीं वो तो कर रहा हूँ भैया, फेसबुक पे कर रहा हूँ। बिल्कुल। यहाँ क्वेश्चन पूछो, सोशल मीडिया से यार डिबेट मत करो, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछो। और जो पागल लोग हैं ना वो कभी भी घूमते रहते हैं, है ना? मेरा एक खबर क्वेश्चन है नहीं मिलती पाठक सर से। सर मेरा क्वेश्चन है पाठक सर से। जी एक मिनट रोहित, कोरोना संबंधित मत पूछना। सर मैं कुछ बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि डेटा तो जाता ही है, तो कोरोना से रिलेटेड हम बात ना करके जो हमारा सिलेबस है उससे एक एक टॉपिक भी अगर एक दिन में क्लियर करेंगे तो वो एग्जाम में आएगा, कोरोना का नहीं आने वाला है। वो आपकी बेटा से मैं आपसे सहमत हूँ। इन लोगों ने प्रश्न उठा दिया इसलिए उस पर चर्चा चलने लगी। सर मैं सिलेबस का क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ सर। विषय का प्रश्न करें तो अच्छा है। डोंट माइंड ना, बट फिर भी थोड़ा सा माइंड मत करना सही अपनी बात बात है, को। सही कह रहे हैं। अपने सिलेबस में नहीं है पर आने वाले बच्चों के सिलेबस में जरूर होगा ये कोरोना, तो उसके बारे में भी हाँ, तो जानना जरूरी आने है वाले ताकि बच्चे अपन आने पढ़ वाले लेंगे। बच्चों को बता सकें। दीदी आने वाले बच्चे पढ़ लेंगे, अपन को जो आने वाला है अपन वो पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो क्लासेस नहीं हो रहे। कोई एक एक करके बोले प्लीज, कोई एक एक करके बोले प्लीज। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए अपन सीनियर होंगे और अपन को पता होना चाहिए ना, इसलिए चर्चा जरूरी बट है। अभी अपन बहुत ज्यादा जूनियर है क्योंकि अपने एग्जाम पास में क्लासेस नहीं हो रही, तो सिलेबस से रिलेटेड बात हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल अभी आयुषी ने किया कि आप इस तरह मत करें, क्लास से रिलेटेड ही बात होगी। करें आप लोग, कृपया डिबेट ना करें। सर एक चीज बोलूं क्या, मैं ये बोल रही थी सर, जैसे ये मतलब वीडियो में क्या होता है, कभी आवाज नहीं आती है, कभी कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो संजीव सर या शैलेश सर जो भी हमारे मतलब जो पीरियड वाइज जो टीचर हैं, तो अगर वो एक वीडियो 10-15 मिनट या 20 मिनट का एक वीडियो बनाए जिसमें 3-4 टॉपिक उसमें इंक्लूडेड हो, ऐसा वीडियो बनाकर अगर डाल दे तो हम लोग के मतलब डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, और नेक्स्ट डे अगर हम लोग डिबेट करेंगे तो उसमें हम लोग अपने कंफ्यूजन भी पूछ पाएंगे। मतलब मुझे बहुत बढ़िया सुझाव, बहुत सही क्लियर दीदी। इसके लिए इसमें ये भी रहेगा कि कभी यदि फ्री टाइम में तो वो वीडियो हम देख सकते हैं। पाठक सर ने बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें बताई सर, नहीं मतलब अलग क्लास का अलग अलग होना चाहिए। कुछ फॉर्म भरे जाते हैं तो कुछ आधी बातें सुनाई थी, आधी सुनाई नहीं थी मुझे। देखो जितनी एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, जितनी भी चीजें बात हुई है आज की क्लास में और कल की क्लास में, शाम तक उसकी यूट्यूब की लिंक आपको मिल जाएगी, तो जो भी छूट गया हो या फिर सुन ना पाए तो उसको सुन सकते हैं। ये सही रहेगा। नहीं सुझाव वैसे अच्छा है ना, लेकिन सारे टॉपिक तो नहीं कर सकते ना अपन ऐसा। आपके कुछ टॉपिक ऐसे हो, सारे टॉपिक आप बोल लीजिए सर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कर दीजिए फिर। जो आपको लगता है सर एग्जाम में आने लायक हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो। हाँ एग्जाम जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं वो बता दीजिए, बाकी फिर हम लोग। अरे नहीं भाई, ये मैं बोलने वाली थी भैया। अब ये मत बोलना कि पेपर भी भेज दो, है ना? नहीं जो टॉपिक सिलेबस आपके पास है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकते हो ना आप लोग। सर सिलेबस है हम लोगों के पास, वो आप सही बोल रहे हैं, बाकी सिलेबस में ये नहीं पता ना क्या इम्पोर्टेंट है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग को आप पढ़ा दीजिए, मतलब वो समझा दीजिए। सर चाहती हूँ कि जो मतलब एग्जाम में आना है वही पूछना है। सर सिलेबस का ही पूछ रहा हूँ सर। और आप ऐसा मत कि यही इम्पोर्टेंट है, आपको पूरा पढ़ना है, आप पढ़ें, प्रश्न करें और उसका उत्तर लें। जी सर ये 15 सर अगर क्लास वाइज हो गया अपना सिलेबस कंप्लीट तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आप अगर बीए सेकंड सेम अलग लगाएं, बीए फोर्थ सेम अलग लगाएं तो बेटर होगा। ये मैं आपके सुझाव से सहमत हूँ। ये आज पहला था ट्रायल था सबको जोड़ने का।
डॉक्टर साहब सर 1 घंटे अलग अलग एक क्लास को दे दीजिए जिससे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे और टॉपिक भी खत्म हो जाएंगे जल्दी। सर एक क्लास में ही डेटा आधा खाली हो जाता है, 50% लेफ्ट हो जाता है, तो 4 क्लासेस कैसे हो पाएंगी? यार 4 क्लासेस अपनी बात नहीं हो रही है, बीए की अलग, अपनी बीजेसी की अलग, अलग अलग टाइमिंग में ये हो रहा है। हाँ वही एक ही क्लास में पूरा क्लियर कर दीजिएगा। जियो वाले 51 का रिचार्ज कर लेना यार, 6 GB मिल जाएगा। क्योंकि सर जैसे बीए वाले हैं, बीजेसी वाले हैं, एमजेसी वाले हैं, तो सबका सिलेबस भी अलग है ना, तो सर सिलेबस वाइज होगा तो बेटर होगा फिर। वो बेटर है बेटा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तभी क्वेश्चन भी कर पाएंगे सर और अच्छे से समझ भी लेंगे क्लास बाय क्लास। सर अभी सिलेबस के क्वेश्चन पूछना सर, ये पंचायती राज के बारे में समझा दीजिए सर। 5th यूनिट का है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। अच्छा पंचायती राज। यस सर, मतलब पत्रकारिता से इसमें किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं पंचायती राज? हाँ सर ये हमको भी है पंचायती राज। देखिए पंचायती राज को आप रिपोर्टिंग के से ऐड कर सकते हो, क्योंकि ग्रामीण पत्रकारिता होती है। ग्रामीण पत्रकारिता मतलब पंचायती राज। पंचायती राज की स्थापना करीब 1953 में शायद हुई थी, उसका कंफर्म डेट नहीं है अभी, लेकिन देख लेना। और ये गांधी जी के सिद्धांत 1953 नहीं ये हाँ ये मतलब कॉन्सेप्ट आया होगा उस समय, ठीक है। तो उसके बाद अभी 94 ये महात्मा गांधी के विचारों पर सिद्धांत है पंचायती राज, उसी में बना महात्मा गांधी के सिद्धांत पे ही है। यस सर। सबसे पहले पंचायती राज समझने के लिए ना आपको पंचायत समझना पड़ेगा, है ना। जैसे गांव होता है एक, ठीक है। जैसे एक गांव में जैसे 2 गांव की एक ग्राम पंचायत होती है, कहीं पे एक गांव की एक ग्राम पंचायत होती है, कहीं 3 गांव की एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का जो मैन होता है वो सरपंच होता है, ठीक है। उसकी भी एक कैबिनेट होती है, उप सरपंच होते हैं और पंच होते हैं। जो पंच मतलब जो अपने मेंबर ये अपने नगर निगम के पार्षद होते हैं, वो पंच होते हैं, ठीक है। वैसे वहां पे भी करीब 8-10 पंच होते हैं और उसका एक सरपंच होता है और फिर एक सचिव होता है और एक ग्राम सहायक होता है। सचिव ग्राम सहायक ये शासन का आदमी होता है और जो सरपंच होता है वो इलेक्टेड होता है, ठीक है। उसका काम ये होता है कि गांव का विकास करना, ठीक है। अब गांव के विकास के लिए बहुत सारी संधि होता है, ठीक है। सांसद निधि होती है, विधायक निधि होती है। तो इस तरह से मतलब जो पंचायतों के माध्यम से जो विकास होता है वही पंचायती राज कहलाता है। जैसे बहुत पहले आपने पढ़ा होगा ना, पंच परमेश्वर हुआ करते थे। गांव में 5 पंच हुआ करते थे, वो डिसाइड करते थे कि गांव में क्या होना है। ये कम्युनिकेशन में आपने ओपिनियन लीडर पढ़ा होगा, है ना। तो यही जो इलेक्टेड जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो पंचायती राज के तहत काम करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज कहते हैं उसको। पत्रकारिता से जोड़ा जा सकता है भाई। जो ग्रामीण पत्रकारिता है वो पंचायती राज, ग्रामीण पत्रकारिता के लिए पंचायती राज समझना आपको बहुत जरूरी होता है। जैसे गांव में सरपंच होता है, उनका एक जनपद होता है। जैसे अगर यूपी में जनपद अलग होता है, लेकिन अपने यहाँ का जनपद अलग होता है। वहाँ तहसील को जनपद कहते हैं, अपने यहाँ तहसील अलग होती है, जनपद पंचायतें अलग होती हैं और जिला पंचायत अलग होती है। जैसे हर गांव में एक सरपंच होता है ना। जबलपुर में कितने ब्लॉक हैं? 7 ब्लॉक हैं। जबलपुर हो गया, पनागर हो गया और आपका सिहोरा हो गया, पाटन हो गया, सहपुरा हो गया, जोली हो गया, ठीक है, बरगी हो गया। ये सब क्या है? ब्लॉक है। तो यहाँ पे जनपद होती है, ठीक है। तो जबलपुर जनपद में जबलपुर के आसपास का पूरा एरिया जाता है, कुछ बरगी का एरिया जाता है। सिहोरा जनपद में सिहोरा तहसील का एरिया आता है। पनागर जनपद में पनागर का एरिया आता है। ये कहलाता है पंचायती राज। आया समझ में अमरकांत? यस सर, यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? प्रश्न करना है? रोहित भैया को पूछना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है।
कौन? मैं रोहित राठौर सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर जो प्रेस लॉ में जो जर्नलिस्ट है उनकी सिक्योरिटी और उनकी फैमिली के लिए कुछ अभी ऐसा प्रोविजन बना हुआ है क्या? कुछ संशोधन वगैरह हुए हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी बातें दी गई हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो की बातें हैं, हमारे यहाँ वाक्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में पूरी बातें सब कुछ है। और जो एक आदमी को मिला है वही अधिकार पत्रकारों को भी मिला है। पत्रकारों को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। हाँ, और 2 मामले भी थे, मतलब रोमेश थापर बनाम दिल्ली स्टेट कृष्ण बनाम मद्रास स्टेट वाले मामले 1950 के थे। तो दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि साहब प्रेस को अतिरिक्त स्वतंत्रता की बातें नहीं है। और ये बातें भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा था, बाबा साहब ने भी कहा था कि साहब जो प्रेस है वो किसी व्यक्ति द्वारा संचालित है जो भारत का नागरिक है। तो अतिरिक्त स्वतंत्रता की बातें नहीं दी जाएंगी। यदि अतिरिक्त स्वतंत्रता दी जाएगी तो वह उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। फिर वो गवर्नमेंट के अधीन आ जाएगा सर? हाँ, अगर सर सिक्योरिटी या सुरक्षा प्रदान की जाएगी तो वो गवर्नमेंट के अधीन आ जाएगा। आम आदमी की सुरक्षा की बात देखिए, सीधी आम आदमी की सुरक्षा की बातें जो होती हैं वही सुरक्षा एक पत्रकार की होती है। जी सर। सरकार समय समय पर पत्रकारों को सुविधाएं देनी शुरू हुई। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी सुविधाएं दी हैं पत्रकारों को वर्तमान में। अभी जैसे अभी जानकारी मिला कि मेडिक्लेम पत्रकारों की इस रिपोर्टिंग के समय पत्रकारों को मेडिक्लेम हुआ है या इंश्योरेंस जो कुछ भी है सरकार करती है उनके लिए, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन रही बात यह कि जो दंड एक आम आदमी को मिलेगा वही दंड एक पत्रकार को, उसके लिए अलग ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यदि आप रिपोर्टिंग करते समय यदि पाए जाते हैं मामले 124 का आपको लगता है राजद्रोह का मामला दर्ज होता है तो राजद्रोह की आपको सजा मिलेगी, आपको जेल मिलेगा। कश्मीर में एक पत्रकार जो थे उनको राजद्रोह के मामले में 6 साल तक जेल में रहना पड़ा, उससे उनको मुक्ति नहीं मिली। ये मैं पत्रकार था, ठीक है ना? जी सर। तो ये है हमारे कानून में बाकायदे लिखा है। और कोई प्रश्न? सर मीडिया लॉ एंड एथिक्स है हम लोगों को सब्जेक्ट में, तो उसमें इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के लिए जो लॉ बनाया है वो क्या है मीडिया वालों के लिए? ऑफिशियल सेक्रेटरी के बारे में बेटा 1923। हेलो, हाँ जी सर जी। वो 1923 ऑफिस सेक्रेटरी। हेलो जी सर, आ रही है आवाज, आ रही है। आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर, आ रही है। तो ऑफिशियल सेक्रेटरी आपने जो है उसमें दिया गया कोई भी सरकारी गोपनीय दस्तावेज को कोई लीक नहीं कर सकता, है ना? हाँ जी सर। और उस कानून में बाकायदे दंड का भी प्रावधान है। तो सर स्टिंग ऑपरेशन क्या है फिर? उसमें स्टिंग ऑपरेशन भी तो वही हो रहा है ना? नहीं देखो बेटा, स्टिंग ऑपरेशन जैसे आपने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन में आप वहां चले जाओ, वॉशिंगटन पोस्ट का जो मामला वाटरगेट कांड था, आप वहां जाओ। अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन का मामला जो था, मुझे वुडवर्ड और मिस्टर समथिंग कौन थे मुझे नाम याद नहीं पड़ रहा जर्नलिस्ट का, एक वुडवर्ड थे एक और कोई थे। तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो एक रिपोर्टिंग के लिए गए थे और एक तरह से स्टिंग ऑपरेशन का ही एक रूप था। वो कुछ निकालना चाह रहे थे और उन्होंने फिर एक ऐसा निकाल के ब्लास्ट दे दिया समाज। तो है क्या कि मैं खोज करने तो जाता हूँ भाई, जब हमें हवा लगेगी कि साहब यहाँ अपराध है या कुछ ऐसा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो मैं जानकारी लेने जाऊंगा और फिर जानकारी लेने के बाद ही उसको ओपन करूंगा। ये चीज है। हाँ, ये जरूर एक मैं बता दूं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला होता है उसमें एक बातें आती हैं कि जैसे कोई भी मामला कोर्ट में है, पेंडिंग है, तो आप पब्लिश नहीं कर सकते उसके बाद। लेकिन फिर वो कोर्ट में नहीं पेश है तो मीडिया ट्रायल होने लगता वहाँ। अच्छा है, आप
वहाँ वाला जो क्या नोएडा का मामला था ना, कौन डॉक्टर क्या नाम था उसका, आयुषी, आयुषी हत्याकांड जो स्कैंडल नहीं था इसमें उसके आयुषी हत्याकांड था। हाँ, उसमें देखो मीडिया ट्रायल बेटा खूब चला, और जैसे ही ये मामला उसमें गया तो वह मामला शांत हो गया। तो मीडिया अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करता रहता है, लेकिन जैसे कोर्ट में जाता है ये मामला शांत हो जाता है। ये चीजें हैं। ठीक है सर। और तो मतलब इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में स्टिंग ऑपरेशन नहीं आएगा? प्राइवेसी देखिए, हमें हवा में, अब देखो बेटा एलोजनलिज्म आदमी करता, मैंने कहा एलोजनलिज्म करता है, ब्लैकमेलिंग, दिस इज रॉन्ग, उसके लिए पनिशमेंट का भी है। कोई कंप्लेन करता है तो आपको सजा भी हो सकती है, जेल भी जा सकते हैं जी। मैंने कहा नहीं, एक आम आदमी की तरह आपको दंडित किया जा सकता है, ये बाकायदे कानून में प्रावधान है। लेकिन जो है क्या, यदि वो सही है, अपराध है, अपराध आपने किया है और वो साथ दे रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? जी सर। इन का रिपोर्टिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं उसमें प्रामाणिकता हो, ठीक है ना? जी सर। किसी भी पत्रकार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बाकी सारी चीजें तो आप कर सकते हो। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मतलब कि जो देश के सुरक्षा संस्थान है ना, ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है जो देश की संप्रभुता या उसकी सुरक्षा पे कोई खतरा पैदा करे, ठीक है? जैसे जो सुरक्षा संस्थान है वहां पे आप जाके रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे आप बहुत सारी जानकारियां गोपनीय रखी जाती है। इसका पर ध्यान पत्रकार को रखना चाहिए। और बाकी कोई भी चीज जो दबाना, समाज दबाना चाह रहा है, जी सर, उसको आप उजागर कर सकते हो, उसके माध्यम से आप स्टिंग ऑपरेशन भी कर सकते हो। हाँ रख सो। हमने कहा हेलो खत्म की जाए। हाँ सर, आज की क्लास खत्म की जाए फिर। थोड़ा सा और कर लेते हैं, पूरा नहीं। 3 मिनट बचे हैं, सबको धन्यवाद दे दिए। 3 मिनट और कोई प्रश्न करना तो कर लें आप लोग। संजीव सर, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था मैसेज में कि वो ऑडियो विजुअल में एक पॉइंट था, वेरियस कमिटीज ऑन दूरदर्शन और आकाशवाणी, इनका काम क्या होता है, काम क्या था इनका उस में? दूरदर्शन और आकाशवाणी का क्या काम होता है ये पूछ रहे हो? नहीं, हमारा एक पॉइंट है उसमें, नहीं सिलेबस में एक हमारा पॉइंट है, वेरियस कमिटीज ऑन दूरदर्शन एंड आकाशवाणी, मतलब कुछ कमिटीज बनी थी दूरदर्शन और आकाशवाणी पे, तो उनका काम क्या था उस टाइम पे? ये कितनी कमिटीज बनी थी सर? 3 कमेटियां बनी थी, एक चंदा कमेटी थी, एक वर्गीस कमेटी थी। ये दरअसल स्वायत्तता देने के लिए बनी थी, है ना। और हमने उसमें ये भी लिखा था, अभी तुम्हारा जो मैसेज आया था कि इसको कल बताएंगे। अच्छा पढ़ा नहीं शायद, है ना? नहीं सर, हमारे पास मैसेज नहीं आया। कल अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अच्छा ठीक सर, ठीक सर, कल इसको अपन विस्तार से चर्चा करते हैं, है ना? ठीक है। दरअसल स्वायत्तता देने के लिए 3 कमेटी बनाई थी। ठीक। तो सर कुछ इनका टाइम टेबल वगैरह बना दीजिए, किस तरह से क्लासें रहें। अलग अलग करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, बीजेसी की एक क्लास रहे, बीए 4th की अलग रहे, बीए 2nd इनके की अलग डाउट्स रहे। क्लियर करने पड़ेंगे, डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। भाई आप लोग अपनी क्लास के सारे लोगों को डिसाइड कर लो, टाइम बता दो, है ना, हम लोग तो टाइम एडजस्ट कर लेंगे। देखिए 40 मिनट आकाश, तुम्हारा डाटा खर्च हो रहा है तो तुम निकल जाओ ना। हाँ सही तो है, आकाश देखिए कमल को बीच में।
1 मिनट से नहीं सर, पूरा खत्म हो गया सर ये। ठीक है ना, तो रात को पिक्चर नहीं देखना और क्या हो। फेसबुक और इंस्टा पे ऑनलाइन नहीं आ पाएगा ये। इसमें ज्यादा डाटा खर्च होता है क्या? यस सर, ये मेन चीज क्या है सर, ये अपना ये फेसबुक के साथ लिंक है ये ऐप, तो डेटा शेयर करते हैं एक दूसरे कंपनी। नहीं, कुछ फेसबुक से शेयर नहीं है, फेसबुक से लिंक नहीं है, जरूरी नहीं कि फेसबुक से लिंक हो। नहीं, मैंने आज इसमें सुमित अवस्थी बता रहा था, मैंने न्यूज देखी थी। ठीक है, सुनो आकाश, ठीक है, चल ठीक है, स्टॉप करते हैं। बाकी कल से डिविट ना करके सिलेबस की बातें हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? टाइम खत्म मतलब की बातें बहुत कम होती है। सर आयुषी गोस्वामी कोई है, वो बोल रहे हैं कि लंच हो गया सर। चलो सर, ठीक है, सर के साथ